आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो एक ऐसी घटना है जो बहुत टाइम से मेरे माइंड में घूम रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर बनाऊं तो बनाऊं कैसे, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसको जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। बिल्कुल ये चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, असंभव है, हो ही नहीं सकता, बट हुआ। इस चीज के प्रूफ है होने के। हुआ कैसे ये आज तक नहीं पता, ये बिल्कुल अनसॉल्व्ड है एक तरीके से। बट अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपको एंड में एक भयंकर ट्विस्ट देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते वो चीज यहां पर हुई। बट मैंने यहां पर ये सोचा हुआ है कि आप इस वीडियो पर अगली वीडियो डालने तक 20,000 लाइक्स कंप्लीट कर देंगे। देखते हैं मेरी सोच कितनी सही होती है, कितनी गलत होती है, ये सब आपके ऊपर है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, कमेंट्स में पिक मी तो बिल्कुल लिख दें, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। इस घटना को समझने के लिए हमें अमेरिका के कैलिफोर्निया में जाना पड़ेगा और समय था सन 1952 यानी कि 1952 का, जब यहीं पर रहते हुए एक परिवार के घर पर स्कॉट मॉर्मन नाम के इस बच्चे का जन्म हुआ। बट बचपन में ही स्कॉट को समुद्र से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो चुकी थी। वो समुद्र से रिलेटेड हर किताबें वहां पर पढ़ने लगा, जो भी वहां पर कल्चरल एक्टिविटीज होती समुद्र से रिलेटेड वो उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। उसने बस मन में ठाना हुआ था कि उसको समुद्री लाइफ जीनी है, कि कैसे लोग जहाजों के ऊपर ट्रेवल करते हैं, कैसे समुद्र के किनारे लोग अपना घर बनाकर रहते हैं, उनकी जिंदगी कैसे होती है। उसने बस सोच लिया था कि जिंदगी में एक ना एक बार तो अपना घर समुद्र के किनारे जरूर बसाना है। बट ये चीज उसके लिए अभी तो पॉसिबल नहीं होने वाली थी, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र में उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कर दी। अब शादी के बाद जैसे ही बीवी उसके साथ रहने लगी तो जिम्मेवारियां उसकी और ज्यादा बढ़ गई और शादी के सिर्फ 2 साल के अंदर ही उसका एक बच्चा भी पैदा हुआ। अब क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी तो उसने अपना ये बचपन वाला ड्रीम एक साइड में रखा, क्योंकि अब उसे अपना परिवार संभालना था। बट शादी के सिर्फ 4 सालों बाद ही 1975 में उसके और उसकी पत्नी की नहीं बन रही थी, जिसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया और स्कॉट के बच्चे की कस्टडी भी उसकी पत्नी को मिली, जिसको वो लेकर अपने साथ अपने मायके चली गई। अब बेचारा स्कॉट वापस बैचलर बन चुका था और ये उसके लिए परफेक्ट मौका था। जैसे ही वो तलाक हुआ उसके बाद से ही उसने प्लान बना लिया कि वो इस दुनियादारी को यहां से छोड़कर समुद्र की साइड शिफ्ट होगा। जो बचपने में उसने अपना सपना देखा था वो सपना पूरा करेगा। वो पर्टिकुलरली अमेरिका के हवाई में कहीं आसपास शिफ्ट होने की प्लानिंग में था और फाइनली हवाई के बराबर में ही बसे हुए एक छोटे से इलाके नहीकू में उसने अपनी जगह देखी कि हाँ वो इस सोसाइटी में जाकर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और अपनी बाकी की जिंदगी काटेगा। उसने अपने माता पिता को बताया कि वो नहीकू में जाके शिफ्ट होना चाहता है और अपनी बाकी की जिंदगी वहीं पर निकालने वाला है। तो उसके माता पिता ने उसे काफी समझाया कि देखो ये चीज कोई आसान नहीं होने वाली तुम्हारे लिए, तुम वहां पर बिल्कुल अकेले हो जाओगे, क्योंकि हम तो तुम्हारे साथ जाने नहीं वाले, हमारे लिए तो यही जगह बेस्ट है। बट यहाँ पर स्कॉट ने समझाया कि मैं वहीं पर जाऊंगा, मुझे वहां का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद है। अब ये नहीकू नाम का इलाका अपने आप में ही एक अलग भसड़ है। जी हाँ, 1975 के टाइम पर ना सिर्फ इस नहीकू नाम के इलाके में लोकल हवाई के लोग रह रहे थे, बल्कि दूर दूर से जो रेफ्यूजीज लोग अमेरिका में आकर बस रहे थे उनके लिए भी ये नहीकू परफेक्ट जगह बन चुका था। क्यों? क्योंकि एक तो समुद्र साथ लगता था, जो भी शिप से डोंकी मारकर जो भी इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसते वो सीधा जाकर नहीकू में शिफ्ट हो जाते। कुछ टाइम अपना वहां निकालने के बाद, वहां अच्छे से सेटल होने के बाद मेन अमेरिका में शिफ्ट हो जाते। तो उस वजह से यहाँ ये चीज बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी थी। नहीकू ने चीज नोटिस करी कि ना सिर्फ यहाँ पर अमेरिकन लोग हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको नशे पते बहुत ज्यादा पसंद है। वो इस इलाके में ही सिर्फ इसलिए आते हैं अपना ग्रुप बनाकर, ताकि वो आराम से मजे से नशे पते फूंक सकें। बट जैसे ही और लोगों की तरह ये स्कॉट इस जगह पर आकर शिफ्ट हुआ तो वो भी इस कल्चर को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा। उसको ये लोग बहुत ज्यादा पसंद आने लगे। वो भी काफी सारे ग्रुप्स में जुड़ चुका था, हर जगह जा जाकर अपने नए नए दोस्त बनाता। वहां उसकी काफी अच्छी लोकेलिटी बन चुकी थी, बहुत सारे लोग उसको जान चुके थे। वो इस जगह से निकलकर सिर्फ एक बार अपने माता पिता से मिलने के लिए गया, वो भी तब क्योंकि उसके बच्चे का यानी कि स्कॉट के ही बेटे का जन्मदिन था और उसकी पत्नी यानी कि जिससे उसका तलाक हो चुका था वो अपने बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए स्कॉट के माता पिता के पास आई हुई थी। और स्कॉट भी खुद वहां से उठकर कैलिफोर्निया गया अपने बेटे का बर्थडे बनाने के लिए। और बर्थडे बनाते ही स्कॉट के माता पिता ने उसे फिर से समझाया कि देख लो अभी भी टाइम है, तुम हमारे पास वापस शिफ्ट हो जाओ, यहीं पर जिंदगी सही चलेगी, वहां कोई फ्यूचर नहीं है तुम्हारा। बट स्कॉट ने मना कर दिया, नहीं मैं तो जा रहा हूं अपना वापस। तामझाम उसने उठाया और सीधा फ्लाइट पकड़कर वापस इस हवाई के आइलैंड पर आ चुका था। यहां पर रहते हुए स्कॉट ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर
पूरा हवाई बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, उस टाइम पर पूरा ही अमेरिका बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, तो हवाई में भी बहुत सारी मंजिलें अभी बनाई जानी थी, बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी की जानी थी। और इसी का फायदा उठाते हुए स्कॉट ने भी बहुत अच्छा पैसा हवाई में रहते हुए, उस जगह पर रहते हुए कमाया कंस्ट्रक्शन के काम में। बट दिन आया 11 फरवरी 1979 यानी कि 11 फरवरी 1979 का, जब सुबह सुबह स्कॉट अपने घर में उठा। एक्चुअल में उसने पिछली रात दोस्तों को अपने घर पर रहने के लिए बुलाया हुआ था, वो रात को पार्टी वगैरह कर रहे थे और पार्टी करके स्कॉट के ही घर पर सारे सो चुके थे। बट 11 तारीख को जैसे ही स्कॉट सुबह सुबह उठा, उसने अपने घर से बाहर निकलकर देखा कि आज का मौसम कैसा है। सामने समुद्र देखा, समुद्र एकदम शांत था, मौसम भी बहुत ज्यादा बढ़िया था। वो वापस अपने घर में अंदर आया, अंदर आकर अपने दोस्तों को जगाया और कहा कि आज यार मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, रात का भी थोड़ा सा हैंगओवर मेरे सिर पर चढ़ा हुआ है, तो अगर तुम चाहो तो आज हम छुट्टी ले सकते हैं और कहीं घूमने के लिए समुद्र में जा सकते हैं। जैसी ये बात उसके 4 और दोस्तों ने सुनी तो वो सभी रेडी हो चुके थे आज काम से छुट्टी लेने के लिए। उन्होंने प्लान बनाया कि वो यहां से निकलकर अपनी एक छोटी बोट उठाकर समुद्र में जाएंगे, फिशिंग वगैरह करेंगे, मछलियां पकड़ेंगे। सो सभी ने अपने अपने लिए जरूरी सामान पैक कर लिया फिशिंग करने जाने के लिए। बट समुद्र में जाने के लिए उनके पास बोट भी तो होनी चाहिए थी। उनके पास इस टाइम पर बोट थी ही नहीं, तो उन्होंने सीधा जाकर अपने पड़ोसी से ही मांगी कि यार तुम्हारी थोड़ी देर के लिए हमें बोट दे दो, हम अंदर समुद्र में जाएंगे, मछलियां वगैरह पकड़कर वापस आ जाएंगे और तुमको तुम्हारी बोट वापस दे देंगे। तो उस पड़ोसी ने मना नहीं किया। उसने अपनी 17 फुट लंबी सारा जो नाम की ये बोट अपने ट्रेलर पर लोड करी और सीधा वो ट्रेलर इन 5 दोस्तों के हवाले कर दिया, जिसको खींचकर वो सीधा समुद्र के किनारे पर जा चुके थे। वहां जाकर उन्होंने वो ट्रेलर पार्क किया। वापस ये लोग खरीदारी करने के लिए, कुछ खाना पीना भी तो चाहिए था, वापस ये लोग मार्केट में आए। वहीं से उन्होंने लिटल लिटल लवली लवली थोड़ी दारू वगैरह भी खरीदी, स्नैक्स वगैरह खरीदे, खाने पीने का सामान खरीदा। तो सारा कुछ पैक करने के बाद ये वापस अपनी बोट के पास गए, बोट में सारा सामान रखा, चारों भी लोड हुए और ये बोट अब सीधा समुद्र में निकल चुकी थी आगे फिशिंग करने के लिए। अब आगे की स्टोरी आप सुने उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1979 के आसपास का टाइम वो टाइम था अमेरिका में जिस टाइम पर टीवीज इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। उस टाइम पर लगभग ना के बराबर ही टीवी कहीं आपको देखने के लिए मिलते थे। उस टाइम पर पूरे अमेरिका में हर जगह सिर्फ रेडियो ही चल रहा था और रेडियो पर भी हर हफ्ते आने वाले हफ्ते के लिए वेदर रिपोर्ट्स यानी कि मौसम की जानकारी उसी रेडियो स्टेशन पर पब्लिक की जाती थी, जिनको सुनकर समुद्र के आसपास रहने वाले लोग अंदाजा लगा सकते थे कि आने वाले हफ्ते में मौसम कैसा रहेगा। इसके अलावा उस टाइम पर समुद्र में यात्रा करने वाले लोग इतने ज्यादा समझदार थे कि वो आसमान को देखते ही बता दिया करते थे कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है। और इस काम में स्कॉट और उसके दोस्त एकदम परफेक्ट। उन्होंने बाहर निकलकर जैसे ही मौसम देखा था तो वो समझ चुके थे कि आज समुद्र भी शांत है, मौसम भी शांत रहने वाला है, तो हम आराम से मछली पकड़ने के लिए जा सकते हैं। अब क्योंकि इन 5 दोस्तों के पास पूरा दिन था मछली पकड़कर वापस आने के लिए, वो रात तक भी आ सकते थे, तो उन्होंने थोड़ा सा दूर का डेस्टिनेशन अपना चूज किया हुआ था समुद्र में कि दूर जाकर थोड़ी गहराई में जाकर मछलियां पकड़ेंगे ताकि हम अच्छी खासी मछलियां पकड़कर वापस ला सकें। लेकिन उस दूर वाले डेस्टिनेशन तक जाने के लिए इनको बीच में हवाई के पास ही पड़ने वाले एलन यूली हाहा नाम के एक चैनल, इस चैनल को क्रॉस करके जाना था। एक्चुअल में ये एलन यूली हाहा नाम का चैनल एक पहाड़ जैसा इलाका है, हवाई के साइड में ही पहाड़ है छोटे छोटे, और इन्हीं पहाड़ों को क्रॉस करके इन्हें आगे की तरफ जाना था ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर आराम से मछली पकड़ सके। बट ना सिर्फ उस टाइम पर बल्कि आज तक भी ये एलन यूली हाहा नाम का जो चैनल है, इसके आसपास से गुजरने वाले सारे बड़े छोटे बोट्स यही मानते हैं कि पूरे के पूरे रास्ते में उनको कोई डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वो इस इलाके के पास पहुंचते हैं उनको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि कहीं समुद्र में कोई तूफान ना पनप जाए, कि कहीं समुद्र बेकाबू ना हो जाए और उनकी जान ना ले ले। तो सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास ये स्कॉट और उसके चारों दोस्त अपनी इस नाव में बैठकर इस एलन यूली हाहा नाम के चैनल को क्रॉस करने ही वाले थे। लिटरली उन्होंने उस टाइम पर 80% से ज्यादा वो चैनल क्रॉस कर लिया था, सिर्फ थोड़ा ही हिस्सा बचा हुआ था। अगर इसको वो क्रॉस कर जाते तो वो बिल्कुल खतरे से बाहर थे, आगे समुद्र बिल्कुल शांत होने वाला था। बट इसी 10 बजे के आसपास एलन यूली हाहा चैनल के ऊपर जो पहाड़ है छोटे छोटे, इनसे हवा कहीं टकराई और एक लो प्रेशर सिस्टम बना। और ये लो प्रेशर सिस्टम इतनी ज्यादा तेज था, इतना ज्यादा सडन था कि किसी को भी उसका आभास ही नहीं हुआ कि यहां अभी क्या होने वाला है। और जैसे ही एकदम से हवाएं तेज चलने लगी, इन 5 दोस्तों को आभास हो चुका था कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो हम गलती कर रहे हैं। बट उस टाइम पर ये कुछ कर भी नहीं सकते थे, ये जस्ट एलन यूली हाहा चैनल को क्रॉस करने ही वाले थे। सभी एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे कि हम बस इसको क्रॉस करते ही आगे की तरफ निकल जाएंगे। बट उसी टाइम पर किनारे पर मौजूद कोस्ट गार्ड की तरफ से अंदर समुद्र में मौजूद जितने भी हवाई के आसपास ये जहाज मौजूद थे, इन सभी जहाजों को मैसेज भेजा गया कि आगे मौसम खराब होने वाला है, तो वापस आ जाओ, जल्दी जल्दी किनारे पर अपनी पार्किंग कर लो अपनी जहाजों की। ये मैसेज उस टाइम पर स्कॉट और उसके दोस्तों को भी मिला, बट उस टाइम पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। 4 बोट्स उस दिन 4 जहाज इस हवाई के किनारे से निकले थे समुद्र में अलग अलग कामों से। 3 जहाज तो वापस आ चुके थे, बट
ये स्कॉट और उसका जहाज यानी कि सारा जो नाम की छोटी सी बोट वापिस ही नहीं आई। लिटरली उस टाइम पर वो जो छोटा सा लो प्रेशर हवा का जो बना था उस चैनल के पास, उस लो प्रेशर ने देखते ही देखते एक तूफान का रूप धारण कर लिया, एक ऐसा हरिकेन जो वहां के लोगों ने पिछले 50 सालों के इतिहास में तो कभी नहीं देखा था। लिटरली उस तूफान के हिट करते ही वहां के लोग इतने ज्यादा डर चुके थे कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर एकदम से मौसम को क्या हो गया। अभी तक ये साफ था, एकदम से इतनी काली घटा कैसे, इतनी तेज हवाएं कैसे चल रही हैं। खैर शाम के 5 बज चुके थे, अभी तक भी स्कॉट और उसके दोस्तों की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, ना ही वो लौट कर वापिस आए। तो उनके दोस्त जो कि इस आइलैंड पर साथ ही रह रहे थे वो बहुत ज्यादा चिंतित हो चुके थे। वो सीधा कोस्ट गार्ड के पास गए, उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे 5 दोस्त समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए थे और अभी तक वो लोग वापस नहीं आए, तो प्लीज आप उनको देखिए कि वो कहां पर हैं। जिसके बाद एक फुल प्रूफ रेस्क्यू अभियान चलाया गया। बेशक उस टाइम पर ये रेस्क्यू अभियान चलाना ही बहुत ज्यादा मुश्किलों का काम था, क्योंकि सामने तूफान अभी भी मंडरा रहा था, वो अभी भी हिट नहीं किया था उसने किनारे को, वो सामने ही दिख रहा था सबको, जिससे रेस्क्यूअर्स समुद्र में जाने से ऑब्वियसली डर रहे थे, उनको भी अपनी जान की चिंता थी। बट फिर भी उस टाइम पर 2 प्लेन्स और काफी सारी बड़े बड़े जहाजों ने मिलकर इस सारा जो को ढूंढना शुरू किया। बट तकरीबन आने वाले 24 घंटों तक भी समुद्र में ढूंढने पर उनको सारा जो और उनमें बैठे हुए 5 लोग कहीं भी दिखाई नहीं दिए। लिटरली उनको कहीं ना कहीं कोई तो सबूत मिलता। मान लेते हैं सारा जो के साथ कुछ हुआ होगा, तो उनका कोई सामान जो अपने साथ खाने पीने का लेकर गए थे वो तो ऊपर तैरता हुआ मिलता, या फिर उनके बोट अगर डूब गई हो तो कुछ ना कुछ तो टूटा हुआ उसका कोई प्लास्टिक का टुकड़ा ही, या फिर उनके कोई कपड़े वगैरह, कोई भी थैली थूली कुछ तो मिलती ऊपर तैरती हुई। बट समुद्र में अच्छी तरीके से देखने के बाद भी रेस्क्यूअर्स को वहां कुछ नहीं मिला, जिसके बाद वो अपना खाली हाथ और छोटा सा मुंह वापस लेकर किनारे पर पहुंच चुके थे। इस तूफान के खत्म हो जाने के बाद भी 5 दिन और ये रेस्क्यू अभियान चलाया गया। 55 हवाई जहाजों ने मिलकर और तकरीबन 60 के आसपास नीचे छोटी बड़ी नावों ने मिलकर सारा जो को ढूंढने की कोशिश करी। तकरीबन 60,000 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया समुद्र के अंदर खंगाला गया, बट उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा। सारा जो का कोई भी नाम और निशान समुद्र में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इस रेस्क्यू अभियान के खत्म होते ही जो लोकल लोग यहाँ मौजूद थे, इस आइलैंड पर सभी ग्रुप बनाकर रह रहे थे, ये सभी एक जैसे ही तो थे। उनमें से ही तो 5 दोस्त वो मछली पकड़ने के लिए गए थे, तो सभी को बहुत ज्यादा डर लगने लगा। सभी को अंदर से बहुत ज्यादा झटका लगा कि उनके 5 दोस्त एकदम से समुद्र में कहीं गायब हो गए। बट उनको फिर भी कहीं ना कहीं माइंड में यही लग रहा था कि नहीं यार, वो सभी बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं, उनको नाव अच्छे से चलानी आती है, उनको समुद्र के बारे में अच्छी नॉलेज है, समुद्र में किस तरीके से अपने आप को बचा कर रखना है वो भी आता है, अच्छे तैराक हैं वो लोग, तो उनके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मान लेते हैं कुछ भी हुआ हो तो एटलीस्ट उनके बारे में कुछ तो पता लगना चाहिए। सभी के मन में यही बातें चल रही थी, जिस वजह से इस पूरी कम्युनिटी ने आपस में मिलकर $50,000 उस टाइम पर चंदा जमा किया और इस $50,000 से खुद से ही इन्होंने रेस्क्यू अभियान शुरू करवाया। काफी सारी जहाजों को पैसे दिए गए जाकर ढूंढने के। आने वाले कुछ हफ्तों तक और भी जहाजों ने अंदर सर्च अभियान जारी रखा सारा जो को ढूंढने का, बट उनमें से किसी के हाथ भी कुछ भी नहीं लगा। लिटरली सब कुछ खाली था। आने वाला 1 साल बीत चुका था और 1 साल बाद भी ये लोग जो भी इस आइलैंड पर रह रहे थे, इनको उम्मीद थी कि उनके 5 दोस्त जहां भी है वो सब सेफ होंगे और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ये अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ने वाले थे। बट फाइनली सारों ने मिलकर ये सोच लिया कि नहीं, अब और नहीं, हम उनका इंतजार और नहीं कर सकते। हम मान चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं अब मर चुके होंगे। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए हम उनके लिए एक मेमोरियल रखेंगे, उनकी आत्मिक शांति के लिए हम एक छोटा सा पाठ पूजा वगैरह करवाएंगे। तो वो करवा कर उन्होंने उनके नाम का वो कब्रिस्तान में पत्थर लगवा दिया, जिसके ऊपर सारों के नाम लिखे गए और वो पत्थर वहां कब्रिस्तान में फिट हो चुका था। अब आने वाले टाइम में किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सब भूल चुके थे कि यहाँ 5 लोग इस तरीके से रहा करते और वो कभी गायब हुए थे। सब अपने अपनी जिंदगी में बिजी हो चुके थे। अब इससे आगे की घटना को समझने के लिए हमें इस हवाई के आइलैंड से तकरीबन 2300 मील दूर पश्चिमी तरफ हमें एक और छोटे से आइलैंड, बिल्कुल छोटे से आइलैंड, जो काफी सारे ग्रुप है पूरे आइलैंड्स का, उनमें से ही बने हुए एक छोटे से आइलैंड जिसे टयोंगी अटोल के नाम से भी जाना जाता है, इसी टयोंगी अटोल नाम के आइलैंड पर जाना पड़ेगा। जी हाँ, ये जो मैंने अभी आपके आगे नाम लिया है और इसके आसपास जितने भी ये छोटे छोटे आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं मैप के अंदर, ये अपने आप में एक आइलैंड है। बेशक छोटे हो या बड़े हो, बट ये बहुत सारे आइलैंड्स बने हुए हैं समुद्र के अंदर, और ये वो आइलैंड है जिसके ऊपर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में तो कभी जाना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि ना ही तो इसके आसपास कोई मेनलैंड मौजूद है, मतलब कि ना ही तो इसके आसपास कोई आबादी है जहां पर रहकर हम उस आबादी में भी जा सके और अपनी जरूरत का सामान हम यहां पर खरीद कर ला सके। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, यहां का समुद्र भी बहुत ज्यादा अजीब सा है। कभी यहां का पानी बिल्कुल ही आइलैंड्स को कवर कर लेता है और कभी बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, जिस वजह से भी यहां पर लोग आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि यहां से कोई भी बड़ा देश बहुत बहुत ज्यादा दूर है। लिटरली ये सारे के सारे आइलैंड्स लावारिसी हैं। लास्ट टाइम इन आइलैंड्स के ऊपर जैपनीज सोल्जर्स को ही वर्ल्ड वॉर
1952 में देखा गया था, जब बड़े बड़े जहाजों में लाद कर उनको यहाँ पर लाया गया। लिटरली उनको इन आइलैंड्स के ऊपर मरने के लिए छोड़ दिया गया और सोचकर देखिए वो मर भी गए। ये आइलैंड्स रहने में कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि दुनिया में किसी भी सरकार को अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह टेस्ट करने हो तो वो सीधा इन्हीं आइलैंड्स पर उन बॉम्ब्स को लेकर जाते हैं, इन्हीं के ऊपर टेस्ट करते हैं, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी बड़ा देश इसकी सीमा में ही नहीं आता, तो वहां पर इस तरीके के बॉम्ब्स को टेस्ट करना बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है। सो सितंबर 1988 का टाइम आ चुका था। सो फाइनली इस टाइम पर मरीन जियोलॉजिस्ट जॉन मटन और उसके साथ उनके 5 और टीम मेंबर्स इसी आइलैंड पर अपना छोटा सा एक वो जहाज लेकर इस आइलैंड पर पहुंचे। एक्चुअल में उनको इस आइलैंड के बारे में सब कुछ जानना था, सब कुछ लिखना था, अपने डॉक्यूमेंट्स उसके बारे में बनाने थे। तो जैसे ही जॉन और उसके साथी इस आइलैंड पर पहुंचे, उन्होंने अपने शिप को साइड में ही पार्क किया और सारे अब उतर कर इस आइलैंड पर अंदर की तरफ जाने लगे। तो जैसे ही अंदर की तरफ गए, उनको दूर से ही एक बहुत ही अजीब सी बड़ी सी चीज अंदर पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उसके ऊपर काफी मिट्टी वगैरह भी चढ़ी हुई थी। तो जैसे इन सभी ने मिलकर उस चीज को देखा तो ये धीरे धीरे उसके पास गए। तो पास जाते जाते उनके सामने ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि ये चीज कोई और नहीं बल्कि एक छोटी सी बोट ही है। और उसका बोट तो क्या कहूं, उसको एक कंकाल ही कह सकते हैं, एक नाव का कंकाल, बिल्कुल टूटी फूटी सी, बट दिखने में लग रहा था कि ऑब्वियसली ये बोट ही है। बट ये बोट यहां तक कैसे पहुंची वो बाद की बातें हम जानेंगे। तो जैसे ही इन 5 लोगों ने इस बोट को देखा तो भागकर वो सीधा यहां तक गए और इसके चारों तरफ खड़े होकर सोचने लगे कि यार ये बोट यहां तक आई कैसे। किसी भी बड़े जहाज का यहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन जैसा है, कोई भी यहां पर आना नहीं चाहेगा। तो ये छोटी सी बोट आखिर तैरती हुई आई कहां से यहां पर। खैर सारी बातें दूर की हैं। जॉन ने सोचा कि क्यों ना वो एक बार देख ले कि आखिर ये बोट है कौन सी। तो वो सीधा उसके ऊपर लटक कर अंदर की तरफ झांकने लगा, लेकिन अंदर तो ये पूरी की पूरी बोट खोखली थी। वो वापस नीचे उतरा, वो देखने लगा कि आखिर इसका नाम क्या है, बोट को जानना चाह रहा था। तो उसने चारों तरफ घूम घूम कर देखा तो उसने नोटिस किया कि इस बोट का नाम तो एक्चुअल में मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। नीचे वो बोट आधे से ज्यादा तो मिट्टी के अंदर ही दफन थी। तो उसने मिट्टी खोदनी शुरू करी और खोदता गया, नीचे जाकर उसको दिखने लगा हाँ कुछ कुछ लेटर्स लिखे हुए दिखाई दे रहे थे। तो उसने और जोर से मिट्टी हटाई, वहां पर उसे एच वगैरह ए वगैरह लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। उसने पूरी प्रॉपर मिट्टी हटाई तो सामने सारा जो लिखा हुआ था। ये चीज देखते ही वो पीछे की तरफ हट गया। एक्चुअल में जॉन खुद भी हवाई का ही रहने वाला था और उसने तकरीबन 9 सालों पहले यानी कि 1979 में इस सारा जो के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बहुत सुना था। और उस टाइम पर ये खुद भी रेस्क्यूअर्स के साथ शामिल था। वो खुद भी सारा जो को ढूंढने के लिए समुद्र में 9 साल पहले उतरा था, बट उसको इसके बारे में कोई खबर नहीं लगी थी। और उसके तकरीबन 9 सालों बाद फाइनली उसके सामने सारा जो वहां से तकरीबन 2300 मील दूर इस छोटे से आइलैंड पर, इस लावारिस पड़े आइलैंड के ऊपर क्या कर रही थी। उसका नाम पढ़ते ही जॉन ने तुरंत ही अपने टीम मेंबर्स को आवाज लगाई और वो सारे बैठकर डिस्कस करने लगे कि ये बोट यहाँ तक कैसे आई होगी। इससे पहले कि वो किसी कंक्लूजन पर निकलते, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पहले इस आइलैंड को ही अच्छे से छान लेते हैं। क्या पता हमें यहाँ पर उन 5 जो मछुआरे थे इस बोट के अंदर बैठकर आए थे, वो 5 मछुआरे भी उनकी कोई निशानी या फिर वो खुद अभी भी जिंदा इसी आइलैंड के ऊपर हमें मिले। क्या पता वो अभी भी जिंदा और इसी आइलैंड के ऊपर अपना जिंदगी काट रहे हैं, उनको वापस जाने के लिए कोई सुराग ना मिल रहा हो। तो इस जॉन की टीम ने मिलकर पूरे आइलैंड को खंगालना शुरू किया। इधर उधर देखा, हर जगह देखा, बट उनको उन 5 मछुआरे यानी कि स्कॉट और उसके दोस्त जो उस टाइम पर निकले थे 9 साल पहले, उनकी कोई भी जानकारी इस आइलैंड पर तो नहीं मिली। उनको ना तो कोई लाश मिली थी, ना ही कोई इंसान यहां पर जिंदा मिला था। बट इन 5 को एक चीज बहुत ज्यादा खटक रही थी। एक्चुअल में इस बोट से तकरीबन 100 गज दूरी पर एक पत्थरों का अजीब सा पैटर्न बनाया गया था। उसको देखकर सारे ये समझ चुके थे कि ये पैटर्न अपने आप तो बन नहीं सकता, नेचुरली तो बन नहीं सकता। उन पत्थरों को सजाया गया था गोलाकार इलाके में और उसके अंदर लकड़ियों से क्रॉस बनाया गया था। 2 लकड़ियों को एक के ऊपर एक रख के ऐसे क्रॉस बनाया गया था पत्थरों के बीच में और उसके चारों तरफ यानी कि पत्थरों का घेरा था। तो जैसे ये चीज इन 5 लोगों ने देखी, वो सोचने लगे कि आखिर ये क्या बीमारी है, इसके आसपास क्या हो सकता है और ये किस चीज का साइन है। उनको कुछ चीज समझ नहीं आई। तो सबसे पहले उन्होंने उन पत्थरों को ही हटाना शुरू किया और उस लकड़ियों को वहां से हटाया और उसके नीचे की मिट्टी को खोदने लगे। और खोदते खोदते उनको एक वहां पर बुक पड़ी हुई दिखाई दी। तो जैसे ही वो बुक उन्होंने देखी, उन्होंने उस बुक को उठाकर साइड में रखा और ज्यादा मिट्टी खोदने लगे। और मिट्टी खोदते खोदते उनको नीचे इंसानी हड्डियां दिखाई दी, लेकिन ये इंसानी हड्डियां बहुत थोड़ी सी थी। देखते ही पता लग रहा था कि कंकाल तो है, लगभग पूरा है, बट 5
5 व्यक्तियों का हो इतना भी नहीं था उसके अंदर हड्डियां, एक व्यक्ति की वो हड्डियां थी। तो उन्होंने वो सारी हड्डियां बाहर निकाली, जोड़कर देखा कि हाँ एक व्यक्ति की पूरी हड्डियां बन रही हैं। आसपास भी उन्होंने खुदाई करी, लेकिन और ज़्यादा डीप जाने पर भी उनको आसपास कोई लाश के निशान वहां पर नहीं मिले। बट अब उनके सामने एक मिस्ट्री थी, वो बुक आखिर क्या थी। तो जैसे ही जॉन ने उस बुक को अपने हाथ में उठाया तो उसको समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या भसड़ है। क्यों? क्योंकि उस बुक के ऊपर सिर्फ ये क्रॉस ही बने हुए थे, लिटरली ये क्रॉस, हर जगह क्रॉस ही बने हुए थे। बट इसके अलावा पर्टिकुलरली हर एक पेज को जैसे ही वो पलटता गया, उन हर पेजों के बीच में ये एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, जी हाँ वही फॉइल पेपर जिसके अंदर आप अपना रोटी वगैरह लपेट कर अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं, वही एल्यूमिनियम फॉइल पेपर हर एक पेज के बीच में लगाया गया था। और उसके बाद वो पेज पलटे जा रहा था, लेकिन हर पेज पर जस्ट उसे वो क्रॉस ही बने हुए दिखाई दिए। तो जैसे ये चीज जॉन ने देखी तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कि आखिर ये क्या बीमारी है अब, जिसका साफ मतलब ये था कि ये चीज, ये काम ऑब्वियसली किसी ना किसी इंसान का ही है। ये पहले उसने या लाश को यहाँ पर दफनाया और उसके बाद उसके ऊपर एक बुक रखी, इस बुक के अंदर क्या लिखा है आज तक समझ नहीं आया। और उसके बाद ये निशानी बनाई, पत्थरों का ऊपर घेरा बनाया और बीच में एक क्रॉस रखा लकड़ियों का। ऑब्वियसली ये काम कोई इंसान ही कर सकता है, बट इसका मतलब क्या है? और ये जिसकी लाश उनको मिली है, जिसका कंकाल उनको ये मिला है, ये कंकाल आखिर है किसका? अभी ये पांचों के पांचों लोग उस आइलैंड पर खड़े होकर उस बुक को आगे पीछे से टटोली रहे थे। तभी उनमें से एक क्रू मेंबर का ध्यान नीचे पड़ी वापस उन्हीं कंकाल वाली हड्डियों पर गया और उन हड्डियों में से एक हड्डी को उठाकर वो देखने लगा, उसका भार नोटिस करने लगा। तो उस चीज को देखते ही उसने अपने बॉस यानी कि जॉन को समझाया कि जनाब आपने क्या एक चीज नोटिस करी है। वो पूछने लगा जॉन उसे कि क्या बता। उसने पूछा कि जनाब कोई भी व्यक्ति अगर 10-12 सालों पहले मरा हो, कोई भी व्यक्ति अगर इतने टाइम से यहां दफनाया गया हो, तो ऑब्वियसली उसके लाश की हड्डियां इतने टाइम में तो खोखली हो जाएंगी। आपने भी कभी ना कभी देखा होगा कि कोई भी हड्डी बहुत लंबे टाइम से किसी मिट्टी में दफन हो तो वो धीरे धीरे खोखली हो जाती है, अंदर से हल्की हो जाती है, सारी चीजें उसके अंदर से वो कीड़े मकोड़े या फिर जो भी जम्स होते हैं वो खा जाते हैं उसे और हड्डी बिल्कुल खोखली सी बचती है। बट ये जो हड्डियां मिली थी यहाँ इन पांचों लोगों को, ये हड्डियां एकदम परफेक्ट कंडीशन में थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इनको 10 सालों तक इस जमीन के अंदर दफना के रखा गया हो। ऐसा लग रहा था इन हड्डियों को देखकर कि इस बंदे को हाल ही में इस आइलैंड के ऊपर दफनाया गया हो। फाइनली जॉन और उसकी टीम ने कोस्ट गार्ड के पास मैसेज भेजा कि हम जिस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर आए हैं, हम उस प्रोजेक्ट को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एक बहुत ही अजीब मिस्ट्री मिली है। हमें यहाँ पर एक बंदे के कंकाल मिले हैं और आप प्लीज़ यहाँ पर फोरेंसिक रिसर्चर्स को भेजिए, वो यहाँ पर आकर देखें कि आखिर यहाँ पर क्या भसड़ मची हुई है। खैर, जैसे ही फोरेंसिक रिसर्चर्स यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने इस हड्डियों के सैंपल लिए और वापस ले जाकर स्कॉट और उसके माता पिता से उनके डेंटल सैंपल्स लिए। और उस टाइम पर डीएनए वगैरह तो था नहीं, डेंटल सैंपल्स ही चल रहे थे। तो उन डेंटल सैंपल्स के साथ स्कॉट के डेंटल सैंपल्स एब्सोल्युटली मैच हुए, यानी कि ये बात कंफर्म थी कि ये जो हड्डियां मिली थी ये हड्डियां किसी और की नहीं बल्कि स्कॉट मॉर्मन की ही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हवाई से तकरीबन 2300 मील दूर अपनी एक छोटी सी बोट को यहां तक लेकर आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, वो भी इतने थोड़े से लिमिटेड खाने से। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा सवाल, बाकी के उसके 4 दोस्त आखिर है कहां पर? जैसे ये खबर हवाई में निहुगु आइलैंड पर फैली तो वहां पर रह रहे कम्युनिटी के लोगों ने अपने बाकी के 4 दोस्तों के बारे में भी ढूंढने की कोशिश करी और ज़्यादा पैसे इन्वेस्टिगेटर्स को दिए गए ताकि वो लोग वहां जाएं, उस छोटे से आइलैंड पर जाएं 2300 मील दूर, वहां जाकर रिसर्च करें, वहां जाकर ज़मीन में खुदाई करें और देखें कि क्या पता किसी और की लाश, वहां किसी और के कंकाल मिलते हैं नहीं। तो और ज़्यादा पैसे मिलने के बाद भी इन्वेस्टिगेटर्स ने जब वहां पर जाकर रिसर्च करी तो उनको वहां पर स्कॉट के अलावा किसी और के लाश पूरे के पूरे इस आइलैंड पर नहीं मिली। आसपास के भी जितने भी छोटे बड़े आइलैंड थे उनको भी खंगाला गया, बट वहां पर किसी की और हड्डियां मौजूद थी ही नहीं। स्कॉट की हड्डियों की जांच करी तो उससे वो इतने ज़्यादा जानकारियां भी नहीं निकाल पाए। सिर्फ ये पता लग पाया कि स्कॉट की हड्डियां डेंटल रिकॉर्ड से। दूसरा ये भी पता नहीं लग पाया कि आखिर यहाँ स्कॉट की मौत किस वजह से हुई होगी। कोई उनकी कंडीशन मौजूद नहीं थी। हड्डियां अगर टूटी होती तो हम मान भी लेते कि हाँ एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा या फिर बॉट ने ही इनको पलटा दिया हो, कुछ तो हुआ, कुछ तो पता लगता। बट यहाँ कोई भी थ्योरी नहीं बन पा रही थी। हड्डियां सारी परफेक्ट कंडीशन में एकदम परफेक्ट लाइन में लगी हुई थी, बट खोखली नहीं थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उनको रिसेंटली ही यहाँ दफनाया गया हो। सो इस पॉइंट तक आते आते तकरीबन 10 सालों पहले जो लोग इस केस में इन्वॉल्व थे उन सभी के कान फिर से खड़े हुए। अब लोगों के बीच में फिर से बातें फैल चुकी थी कि आखिर स्कॉट के साथ और उसके 4 दोस्तों के साथ क्या हुआ होगा, स्कॉट की लाश इतनी दूर क्यों मिली है, स्कॉट को किसने दफनाया, स्कॉट वहां तक कैसे पहुंचा। बहुत सारे सवाल थे लेकिन जवाब किसी के पास कुछ भी नहीं। बट एक ऐसा ट्विस्ट इस केस के अंदर आया जिसने इस केस को ऊपर से नीचे तक पलट कर रख दिया। ना सिर्फ पलट कर रखा बल्कि आज तक ये चीज कोई भी हजम ही नहीं कर पा रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 1985 यानी कि 1985 की, जब ये स्कॉट और उसके दोस्तों को गायब हुए तकरीबन 6 साल बीत चुके थे। उस टाइम पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये जितने भी आइलैंड यहाँ पर मौजूद हैं, ये टोंगिंग अटॉल और इसके अलावा जितने भी छोटे बड़े आइलैंड यहाँ पर मौजूद हैं, इन सभी के ऊपर रिसर्च करवाई थी, इन सभी का स्कैन्स करवाया गया था, इन सभी के सर्वेज हुए थे। मतलब कि ये साफ था कि उस टाइम पर यानी कि 1985 में लोग यहाँ पर गए थे। उन्होंने जाकर एक एक आइलैंड के ऊपर अपनी रिपोर्ट तैयार करी, वहां जाकर देखा कि एक्चुअल में वहां पर क्या है। उस टाइम पर ये बोट यानी कि ये जो सारा जो नाम की बोट थी, उस टाइम पर ये बोट इस आइलैंड पर नहीं थी। लिटरली उस रिपोर्ट में दिखाया गया था कि यहाँ सिर्फ जंगल है, यहाँ सिर्फ समुद्री जीव रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस सभी आइलैंड्स के अंदर यही लिखा गया था। तो इन लोगों के 6 साल तक गायब होने के बाद तक भी ये बोट यहाँ पर नहीं थी। तो एकदम से 3 साल बाद यानी कि 1988 में बोट यहाँ पर कैसे प्रकट हो गई। जब जॉन और उसकी टीम आई तो उनको ये बोट यहाँ पर कैसे मिली। इसके बाद तो सवाल और ज्यादा खड़े हो गए कि मान लेते हैं कि उस तूफान के अंदर स्कॉट और उसके सभी दोस्तों की इसी बोट के अंदर रहते हुए ही मौत हो गई, या फिर हम ये मान लेते हैं कि सिर्फ स्कॉट ही बचा था इस बोट के अंदर और बाकी के 4 दोस्त उसके समुद्र में कहीं गिर गए होंगे उस तूफान में रहते हुए और उनकी समुद्र में रहते हुए ही मौत हो गई। तो अब आप मेरी बात सुनकर देखिए, उस तूफान के आने वाले दिन से यानी कि जिस दिन स्कॉट अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकला था मछली पकड़ने के लिए, सो मान लेते हैं कि उसी दिन ये बोट इस तूफान का शिकार हो गई होगी। तो इसको 2300 मील दूर रास्ता तय करने के लिए मैक्सिमम 3 महीने लगने वाले थे। अपने आप भी अगर तैर कर जाती तो 3 महीनों के अंदर ये बोट अपने आप तैर कर लुढ़कते हुए टोंगिंग अटॉल नाम के उस आइलैंड तक पहुंच जाती। क्योंकि 6 साल बाद भी जब गवर्नमेंट ने उस आइलैंड के ऊपर सर्वे करवाया था तो वहां कुछ नहीं था, तो 6 साल बाद एकदम से कैसे प्रकट हो गई। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, स्कॉट मॉर्मन की हड्डियां अभी भी ताजा कैसे थी। यानी कि जिस टाइम पर उसको खोद कर वापस निकाला गया था उस टाइम पर भी वो एकदम परफेक्ट कंडीशन में थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसको वहां दफनाए हुए तकरीबन 9-10 साल हो चुके हों। इसके अलावा मेरा सवाल ये है कि मान लेते हैं चलो किसी भी तरीके से 6 साल तक भी स्कॉट मॉर्मन जिंदा रहा, 6 साल तक भी वो बोट समुद्र में तैरती रही और 6 साल बाद वो अपने आप इस आइलैंड तक पहुंच गई। पहली बात तो यही चीज़, एक मेरा सवाल है कि वो वहां तक पहुंची कैसे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, कौन वो व्यक्ति था जिसने उस मिट्टी को खोद कर स्कॉट को उस बोट से निकाल कर वहां तक दफनाया होगा। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, वो बुकलेट, वो एल्यूमिनियम पेपर वाली वो बुक आखिर है क्या, वो क्या मिस्ट्री है, वो क्रॉस वो क्या है, उसके अंदर एल्यूमिनियम के फॉइल पेपर हर पेज के बाद क्यों लगाए गए हैं, आखिर ये बुक जिसने भी बनाई वो क्या कहना चाह रहा है। बहुत से लोगों ने इस इंसिडेंट के बाद से बातें बनानी शुरू कर दी कि हो सकता है स्कॉट के बाकी दोस्तों ने मिलकर स्कॉट को वहां पर दफनाया होगा। एक बार मैं मान लेता अगर उनमें से कोई 4 में से भी एक व्यक्ति तो जिंदा मिलता, तब हम मान लेते कि हाँ इसने बाकियों को मारकर अपनी जान बचा ली। लेकिन वो 4 भी तो आज तक नहीं मिले, वो 4 आखिर है कहां पर। वैसे तो मैं हर वीडियो में अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि मैं केस को एंड तक सुलझा पाऊं, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे बस के बाहर हैं। ये आज तक मैं नहीं पता लगा पाया, मेरे माइंड में बहुत टाइम से घूम रहा था ये केस, मैंने इसके ऊपर बहुत डीप स्टडी भी करी है, बट आज तक कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो है क्या, इस केस में आखिर आगे क्या हुआ। रियलिटी आज तक समझ नहीं आई। इसीलिए मैं आप सभी का प्यार यहां पर चाहता हूं। आप सभी अपने प्यारे से दिमाग के अंदर उसके घोड़े दौड़ाइए और सोचकर देखिए क्या हुआ होगा यहां पर, क्या मिस्ट्री है इस केस की, कैसे वहां पर स्कॉट मॉर्मन पहुंचा और 6 साल बाद तक भी वो नहीं दिखा और उसके 9 साल बाद वो दिख गया, कैसे हो सकता है। आपके कमेंट्स मुझे जरूर चाहिए हैं नीचे वीडियो में। और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी आकर आप अपनी थ्योरी शेयर कर सकते हैं, वहां पर भी मैं इसी तरीके की स्टोरीज रील्स में डालता हूं, तो आप मुझे फॉलो जरूर कर लें। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मुस्कान उपाध्याय को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।